तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइजर भर्ती 7 मार्च सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत हुआ कीजिए क्योंकि आपके एग्जाम थोड़ा सा लेट स्टार्ट होते हैं। आप लोग अंदर जाते हैं, मान लीजिए आपकी टाइमिंग 12:30 बजे है या शाम को 5:30 बजे छूटने का टाइम है, लेकिन छूटते छूटते मान लीजिए 6:30 तक बज जाते हैं क्योंकि वहाँ नेट वगैरह बहुत धीरे चल रहा है, अभी शुरुआत है तो ये सब प्रॉब्लम आती हैं, है ना। तो वीडियो अपनी थोड़ी सी लेट आएगी, लेकिन हम पूरा डिटेल एनालिसिस लेकर के आते हैं। भाई दो दो चार चार प्रश्न लेकर के आओ और बहुत जल्दी वीडियो लेकर के आ जाओ तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। मेरा पूरा उद्देश्य यह रहता है कि अगर हम एक प्रश्न लेकर के आए हैं, जो प्रश्न आज आपके एग्जाम में आया है, तो उसके बारे में डिटेल में आपको जानकारी दे दें क्योंकि आगे जो प्रश्न हैं वो इसी से संबंधित आने वाले हैं, ठीक है। तो एक एक प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देंगे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आगे जितनी भी वीडियो आने वाली हैं वो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आए हैं। हर सब्जेक्ट के प्रश्नों को आज हम देखने वाले हैं और एकदम 100% जो ऑथेंटिक प्रश्न भेजे गए हैं वही हम आपके लिए लेकर के आए हैं। आज के जो प्रश्न है वो राधा पारासर जी ने भेजे हैं। बहुत अच्छे नंबर, इनके 172 नंबर आए हैं। टॉपर की लिस्ट में है दीदी, ठीक है। दीदी जी को कोटि कोटि प्रणाम। उसके बाद में सुरभि गुप्ता जी, इनके 145 नंबर आए। बहुत बढ़िया ये आपके जो है क्वेश्चंस आए थे, इनको मतलब बहुत अच्छे इन्होंने प्रदर्शन किया है। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमारे पास में क्वेश्चन भेजे। अगर आपका भी आगे किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है, आप अपने प्रश्नों को भेजना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है 7052547003। इस नंबर पर अपने प्रश्नों को जरूर भेजिएगा। बाकी जिन लोगों की तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है, ठीक है ना, बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई है, सोच रहे हैं कि अब कुछ भी करके हमको कुछ ऐसा मटेरियल मिल जाए कि हम तैयारी कर सकें, हमारा एग्जाम काफ़ी लेट होने वाला है, ठीक है। तो जो जीरो लेवल पे हैं उनके लिए भी, और जिनकी अच्छी खासी तैयारी हो गई है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, उनके लिए भी मात्र 199 रुपये में कंप्लीट पीडीएफ आपको दी जा रही है, ठीक है। इसमें आपका पूरा चारों सब्जेक्ट की थ्योरी रहेगी, कंप्लीट चारों सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट रहेंगे, जो 7 ब्रह्मास्त्र हमने कराए हैं उसके प्रैक्टिस सेट रहेंगे। इसके अलावा जो मैराथन हमने कराई है चारों सब्जेक्ट की उसकी पीडीएफ रहेगी, और जो मेन टॉपिक के टॉप 100 कराए हैं, ये टॉप 100 ने तो भैया जलवा बांध दिया, इसी में से प्रश्न आ रहे हैं सबसे ज्यादा। तो टॉप 100 इन सब की पीडीएफ मात्र 199 रुपए में आपको मिलने वाली है। इस नंबर पर आपको जो है सबसे पहले इस स्कैनर पर 199 का पेमेंट कर देना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको सेंड कर देना है। आपके पीडीएफ आपको आज की आज सेंड कर दिए जाएंगे। और परेशान बिल्कुल भी मत होना भैया, बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं, तो जो सुबह वाली शिफ्ट के जो लोग मैसेज किए हैं, सुबह वाली शिफ्ट का वीडियो देख करके, उनका जो पीडीएफ है वो रात को 12 बजे भेज दिया जाता है। यानी सुबह जब आप जगेंगे अगले दिन तो आपके मोबाइल में आपका पीडीएफ रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जो मैसेज आए रहते हैं। साथ ही साथ में दोपहर वाली शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस भी हमको कराना रहता है, तो ऐसे में जो पीडीएफ भेजने का काम है वो हम रात में करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बस आप पेमेंट करना, स्क्रीनशॉट भेज देना, सुबह आप जगेंगे तो आपके मोबाइल में आपका पूरा कंप्लीट पीडीएफ रहेगा। इसके अलावा जो लोग अभी वाला वीडियो देख रहे हैं वो लोग पेमेंट कर देंगे, सुबह 10 से 12 बजे के बीच में उनको उनका पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा, या हम रात में ही सेंड कर देंगे। तो पीडीएफ को लेकर के बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ठीक है। ऑथेंटिक चैनल है, सिल्वर बटन मिल चुका है, कोई फ्रॉड वाला काम नहीं है, ठीक है। तो ये बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपका जो पूरी पीडीएफ है वो टाइम टू टाइम आपके पास पहुंच जाएगी, निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। चलिए अभी रात को बैठेंगे, सबको पीडीएफ भेजेंगे। चलिए भैया अब यहाँ से आज का एनालिसिस शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पोषण एवं स्वास्थ्य से हम शुरुआत करने वाले हैं और यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि 199 वाले पीडीएफ से कितने प्रश्न आज यहाँ पर देखने को मिले हैं। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर 199 में से सारे प्रश्न अभी आ जा रहे हैं इस वाली पीडीएफ से, हम लोगों के लिए कुछ बचा ही नहीं है। अरे भैया बिल्कुल परेशान मत हो, 75 पीडीएफ आपको दी है 199 वालों को, सारे क्वेश्चन इसी में से आएंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है ना। चलिए भैया शुरू करते हैं। एमआर का टीका किस बीमारी से बचाता है? टीकाकरण की जो टॉप 100 की आपको हमने पीडीएफ दी है, अच्छे से पढ़ करके जाना, उसी में से सारे प्रश्न आ रहे हैं। टीकाकरण के एक भी प्रश्न बाहर नहीं जा रहा है, ठीक है। देखिए तो खसरा और रुबेला से जो एमआर का टीका है वो हमको बचाता है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। देखिए एमआर का जो टीका है खसरा और रुबेला, जिसे मीजल्स और रुबेला कहते हैं, जैसी बीमारियों से बचाता है। यह एक संयोजन वैक्सीन है, इसमें जीवित लेकिन कमजोर खसरा और रुबेला वायरस होते हैं। आपको कितनी बार समझाया, ध्यान रखना, आपसे ये
प्रश्न पूछा जाएगा आगे कि एमआर के टीके में जीवित जो बैक्टीरिया होते हैं, जो वायरस होते हैं, जीवित होते हैं या फिर अजीवित होते हैं। ध्यान रखना, जीवित वायरस आपके शरीर में प्रवेश कराए जाते हैं लेकिन कमजोर होते हैं, ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते, ज़्यादा आपको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन जीवित वायरस आपके शरीर में डाले जाते हैं। ठीक है, बाकी डिटेल में आपको हमने समझा रखा है। टीकाकरण की जब वीडियो कराई थी तब भी आपको बता रखा है। चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है महिला परीक्षक एग्जाम के नाम से, वहां पर आप जाकर के देख सकते हैं। पूरी मैराथन हमने कराई है, सब कुछ वीडियो आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी। तो जो लोग पीडीएफ नहीं लेना चाहते हैं, कोई समस्या नहीं है, सारी वीडियो डली हुई हैं, वीडियो भी जाकर के आप लोग देख सकते हैं। लेकिन देखो, वीडियो देखने का आप टाइम नहीं रहेगा, है ना। अगर आपका बहुत लास्ट में एग्जाम है तो आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप पीडीएफ मंगाना चाहते हैं तो पीडीएफ मंगा करके पूरी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। भाई उसको भी तैयारी करने में आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम तो क्या भैया, दो दिन में लोग पीडीएफ खत्म कर लेते हैं पढ़ करके। मान लीजिए आज 8 घंटा पढ़ लिया, कल 8 घंटा पढ़ लिया, ठीक है, या क्वेश्चन ही देख लिए। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत करते हैं, कितनी जल्दी पीडीएफ को समाप्त करते हैं। पीडीएफ पढ़ करके जाएंगे तो 101% आप बढ़िया अपना कॉन्फिडेंस लेकर के आपके अपने एग्जाम में जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आईसीएमआर की जो टॉप 100 दिया था उससे प्रश्न आ गया है। 0 से 6 माह के बालक को स्तनपान कराने वाली महिला को कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो 0 से 6 माह का बालक है तो 600 कैलोरी एक्स्ट्रा चाहिए। क्यों? क्योंकि बालक जो है ना, ये बालक है, इस बालक का 0 से 6 माह का है, इसमें इसकी हड्डियां बनती रहती हैं, दांत बनते रहते हैं, ठीक है ना। और बालक केवल माता के दूध पर डिपेंड रहता है, इसलिए माता को प्लस 600 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। वहीं अगर 7 से 12 माह का बालक हो गया तो प्लस 520 जो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि 6 माह के बाद में आप उनका अन्नप्राशन करा देते हैं और वो बाहर से भी कुछ ना कुछ चीज़ें खाने लग जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे में उनको माता के दूध की कम आवश्यकता पड़ती है। जब माता का दूध कम खपत में आएगा तो माता को ऊर्जा की आवश्यकता भी कम हो जाएगी। तो 7 से 12 माह प्लस 520, 0 से 6 माह प्लस 600। आईसीएमआर की पीडीएफ में सब कुछ दिया है, जिनको दिया भैया आराम से पढ़ करके जाना, ठीक है। चलिए, और जिनको पीडीएफ मिल गई है कृपया डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे कि हमेशा के लिए आपके मोबाइल में सेव हो जाए। नहीं तो फिर आप कहोगे सर हमारा व्हाट्सएप डिलीट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है, तो फिर बार बार पीडीएफ नहीं भेजी जाएगी। देखिए, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आमतौर पर हर दिन 400 से 550 अतिरिक्त कैलोरी की जरूरत होती है। हालांकि यह संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने बच्चे को दूध पिला रही हैं या फिर बच्चे की एज क्या है। किसी किसी को जुड़वा बच्चे होते हैं, ठीक है ना, 2 नन्हे मुन्ने हैं, तो ऐसे में उनको और ज़्यादा उस ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन सामान्यतः 400 से 550 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अब आप देख लेना कि आपके ऑप्शन में क्या पूछा गया है। आगे बढ़िए। आशा कार्यकर्ता पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है, आशा कार्यकर्ता क्या होती हैं, क्या करती हैं, है ना। आशा कार्यकर्ता वाली पीडीएफ जो वीडियो है हमने अच्छे से करा रखी है। आशा कार्यकर्ता की समाज में क्या भूमिका होती है, तो चलिए देख लेते हैं। अब ऑप्शन तो इसमें आया नहीं है। देखिए, बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आपके समझ पर आधारित थे, ठीक है, आप चारों ऑप्शन को पढ़ करके समझ के उसका आंसर दे सकते थे। तो चलिए देखते हैं। आशा कार्यकर्ता समुदाय की देखभाल में अहम भूमिका निभाती हैं। वे गाँव में रहने वाली महिलाओं और बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराती हैं। आशा कार्यकर्ता महिलाओं और बच्चे के लिए सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं को लागू कराने में भी मदद करती हैं। देखिए, भूमिका देख लीजिए, तो समुदाय में स्वास्थ्य जागरूकता फैलाना, महिलाओं को टीकाकरण, गर्भ निरोधक और संक्रामक रोगों के बचाव के बारे में परामर्श देना, इस तरह के ही 4 ऑप्शन आपके दिए गए होंगे, ठीक है ना। और लास्ट में लिखा होगा इनमें से सभी। ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादातर आपका इनमें से सभी आंसर होता है, क्योंकि जब खूबियां बताएंगे तो चारों खूबियां बता देते हैं, ठीक है। चलो, बाकी प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर जांच कराना, ये सारे काम जो है आशा कार्यकर्ता के होते हैं। बाकी बुखार, दस्त, छोटी बीमारियों में थोड़ा बहुत इलाज भी ये लोग कर लेती हैं। स्वच्छता के बारे में जानकारियां देती हैं, परिवार नियोजन के बारे में प्रोत्साहित करती हैं, ठीक है। तो ये सारे कार्यक्रम आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा किए जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होती हैं समाज के लिए, ठीक है। चलिए भैया, अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए बढ़ने का शरीर पर क्या असर पड़ता है, या फिर अगर आप ज़्यादा मात्रा में विटामिन ए लेंगे तो शरीर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। चलिए देखते हैं। ज़्यादा विटामिन ए लेने से शरीर को नुकसान हो सकता है। इसमें हाइपर विटामिनोसिस नामक एक रोग हो जाता है, जो कि विटामिन ए के ज़्यादा लेने की वजह से होता है। और क्या क्या हो सकते हैं, देखिए, सिर दर्द होगा, चक्कर आएगा, त्वचा पर चकत्ते पड़ सकते हैं, बालों का झड़ना, होंठ फटना, रूखा होना, लीवर खराब होना, हड्डी और जोड़ों का दर्द, फ्रैक्चर आसानी से होना, भूख न लगना, ये सारी समस्या हो सकती है अगर आप अधिक मात्रा में विटामिन ए ले लेते हैं, ठीक है। बाकी नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर लेना। 24 आवर्स 24 घंटे के बाद में ये पीडीएफ वहाँ पर डाल दी जाएगी। चलिए भैया,
किसकी कमी से मेरास्मस नामक रोग हो जाता है या फिर मेरास्मस क्यों होता है? तो अगर पोषण की कमी होगी या फिर कह सकते हैं अगर आपके ऑप्शन में कुपोषण दिया गया हो कि कुपोषण की वजह से मेरास्मस हो जाता है, तो ध्यान रखना कुपोषण सही आंसर होगा। या फिर दिया गया होगा कि पोषण की कमी से मेरास्मस हो जाता है। मेरास्मस के बारे में पूरा डिटेल में आपको बता रखा है और पीडीएफ में पूरी जानकारी दे रखी है। ठीक है, विटामिन से बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। विटामिन का हमने आपको बताया था ना, जब आपका एग्जाम हो तो पीडीएफ में कैसे दिया गया है, पीडीएफ में डिटेल में विटामिन दिया गया है, नीचे हमने चार्ट बना करके विटामिन के बारे में बता दिया है। तो जब आप एग्जाम सेंटर पर हैं तो आप जो है चार्ट में से हल्का हल्का रिवीजन कर सकते हैं, और जब आप घर पर हैं तो डिटेल में पढ़ सकते हैं। इस तरह से जो पीडीएफ है वो आपके बनाए गए हैं, इसीलिए शुक्ला सर के पीडीएफ दूसरों से अलग हैं। ठीक है ना। चलिए भैया, कुपोषण की बात कर लेते हैं। देखो, यह कुपोषण का एक रूप होता है। मेरास्मस क्या होता है? कुपोषण का ही एक रूप होता है, जो मुख्य रूप से प्रोटीन की कमी के कारण होता है। अब ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि क्या ऑप्शन में प्रोटीन दिया गया था या ऑप्शन में कुपोषण दिया गया था। अगर प्रोटीन दिया गया हो तो प्रोटीन पर ही आपको आंसर टिक करना है कि प्रोटीन की कमी से मेरास्मस नामक रोग हो जाता है। देखो भैया, वीडियो में टाइम तो लगेगा क्योंकि हम समझाते हुए चलेंगे, जिससे कि आगे अगर ये प्रश्न आए या इनसे संबंधित कोई प्रश्न आए तो आप आराम से सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। हमारी वीडियो देखने आए हैं तो भैया टाइम निकाल करके आइएगा। ठीक है, चलिए भैया, मेरास्मस के कारण क्या होते हैं? कारण आपसे पूछा जा सकता है। पर्याप्त प्रोटीन और कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट और अन्य पोषक तत्वों का सेवन न करना। आप प्रोटीन नहीं ले रहे हैं टाइम टू टाइम, कैलोरी नहीं ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे हैं, तो भैया आपको मेरास्मस नामक रोग हो सकता है। प्रोटीन हमने बताया था ना, प्रोटीन क्या होता है? शरीर का बॉडी बिल्डर होता है प्रोटीन। ठीक है, ऐसे चित्र वगैरह बना करके हमने आपको समझाया था कि ये जो बॉडी बिल्डर होते हैं भैया, इनके जो डोले फूले रहते हैं ना, वो ये प्रोटीन खा खा करके डोले फुला लेते हैं। ठीक है, ये भी बताया था कि मांसाहारी लोगों के लिए कहाँ से प्रोटीन मिलता है? अंडे से सबसे ज़्यादा मिलता है। शाकाहारी लोगों को कहाँ से मिलता है? सोयाबीन से मिलता है। जिन लोगों ने हमारी क्लासेस ली हैं, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। आपके एग्जाम में वही प्रश्न आने वाले हैं जो हमने पीडीएफ में दिए हैं, जो हमने आपको पढ़ाए हैं। ठीक है, निश्चिंत होकर के एग्जाम देने जाइएगा। गरीबी और भोजन की कमी, अपर्याप्त खाद्य या फिर दूषित पानी अगर आप पी रहे हैं तो मेरास्मस हो सकता है। लक्षण क्या है? दीर्घकालिक अतिसार हो सकता है, बुखार टाइम बहुत ज़्यादा समय तक रह सकता है, बौनापन या फिर अवरुद्ध वृद्धि, बौद्धिक विकलांगता, ये सारी समस्या हो सकती है। अब देखो, मेरास्मस तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब आगे क्या क्या प्रश्न बन सकता है? कहेगा भैया मेरास्मस के लक्षण बताइए, 4 ऑप्शन दे देगा और इनमें से एक ऑप्शन अलग से होगा, वही इसका आंसर होगा। बोलेगा भैया गरीबी और भोजन की कमी की वजह से कौन सा रोग हो जाता है? तो मेरास्मस हो जाता है। दूषित पानी से कौन सा हो जाता है? टाइफाइड हो जाता है और मेरास्मस भी हो जाता है। तो ये सारे प्रश्न आगे बन सकते हैं, तो क्यों ना हम साथ साथ में कवर करते चलें। ठीक है, अब दोबारा अगर ये प्रश्न आएगा तो फिर से आपको करा देंगे, तो एकदम निश्चिंत होकर के जाइए। भैया देखो, आयोडीन वाला कराया था कि नहीं कराया था? अगर बच्चों में आयोडीन की कमी हो जाती, स्टार मार्क भी किया था, पीडीएफ में जाकर के देख लेना, 20 बार करा था। बच्चों में आयोडीन की कमी हो जाती है तो क्या होता है? बच्चों में क्रेटिनिज्म नामक रोग हो जाता है, बताया था ना, और इसी को हिंदी में वामनता कहते हैं। ठीक है, वामनता कहते हैं। फिर हमने आपसे पूछा था, चलो बच्चों में होगा तो वामनता या फिर क्रेटिनिज्म कहेंगे, लेकिन अगर बड़े लोगों में हो जाए, वयस्कों में हो जाए तो क्या कहते हैं? आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था, सर उसको घेंगा कहते हैं, सर उसको गलगंड कहते हैं, सर उसको ग्वाइटर कहते हैं। तीनों नाम आपको हमने बताए थे। देखिए, ये प्रश्न रखा हुआ मिला है। ठीक है, ऐसे ही मिलेगा, आप तो निश्चिंत रहिए। चलिए, आयोडीन की कमी के बारे में या फिर घेंगा के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। देखो, आयोडीन की कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं? थायराइड से जुड़ी समस्या हो सकती है, वही घेंगा वगैरह। आयोडीन की कमी से होने वाले रोग देख लीजिए। अब ये प्रश्न आगे भी बन सकता है, तो घेंगा हो जाएगा, जिसे हम ग्वाइटर कहते हैं। हाइपोथायराइड हो जाता है, प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती है, मानसिक कार्यशीलता में कमी आ जाती है, त्वचा शुष्क और पपड़ीदार हो सकती हैं, बाल हल्के और मोटे हो जाते हैं और ठंड ना सहन कर पा रहा है, ये सारी समस्याएं हो जाती हैं अगर किसी में किसकी कमी है? आयोडीन की कमी है। ठीक है, फिर हमने आपको बताया था आयोडीन युक्त नमक, वो प्रचार आता था, निर्मा शुद्ध नमक, है ना। ये सब चीज़ें पढ़ा रखी हैं, इसीलिए आपको हंसा हंसा कर पढ़ाते थे कि ये क्वेश्चन जब बनेगा तो आप आसानी से टिक करके आएंगे। चलिए भैया, अगला, टीकाकरण करने में क्या क्या चुनौतियां सामने आती हैं, चलो इसको देख लेते हैं। ठीक है, देखो, इनमें कई चुनौतियां हैं, जैसे प्रतिरक्षा कैसे विकसित होती है, मेजबान और रोगजनक आनुवांशिक परिवर्तनशीलता, टीका सुरक्षा के बारे में बढ़ता सामाजिक संदेह, अपूर्ण समझ शामिल। चलो, ये तो एक पूरा हमने आपको बता दिया, अब समझा देते हैं। देखो क्या होता है, अब यहाँ से थोड़ा समझिए। आपने कोविड का टीका लगवाया था ना, तो कोविड का टीका लगवाने में आप एक बार हिचक रहे थे, है ना। नहीं भैया, कोविड का टीका, किसी ने बता दिया, अरे कोविड के टीके को जिसको जिसको लग रहा है वो मर जा रहा है भैया, अरे बड़ी समस्या आ रही है, हाथ पैर में दर्द हो रहा है। तो ऐसे में क्या है? चुनौतियां हैं, यही तो सारी चुनौतियां हैं। तो टीकाकरण में बहुत सारी चुनौतियां आती हैं, जैसे लोगों को विश्वास नहीं रहता कि ये प्रतिरक्षा प्रणाली कैसे काम कर सकता है। भैया एक टीका कैसे हमको बचा लेगा रोगों से, या फिर रोगजनक बता दिया भैया इसमें जिंदा वायरस डाले जाते हैं, अरे तुम तो हमारे शरीर में वायरस डाल रहे हो, हम नहीं लगवा रहे। ठीक है ना, तो वो बहुत सारी समस्या
समस्याएं आती हैं। तो यही सारी चुनौतियां हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए होंगे। हमने आप कहा ना, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं कि आप अपने दिमाग का यूज करके उसको सॉल्व कर सकते हैं, पढ़ करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। और ऐसे क्वेश्चंस में ज़्यादातर आंसर इनमें से सभी होता है, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ उसमें ऑप्शन दिया गया होगा, समझा हमने आपको दिया है। आगे ये प्रश्न आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर जाएंगे। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। टीकाकरण का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? टीकाकरण से 4 से 5 प्रश्न आए हैं। वैक्सीनेशन टीकाकरण वाली पीडीएफ सबको दे रखी है, जिनने 199 का लिया है सबको मिली है, ठीक है। तो आप लोग देख करके जाना, पढ़ करके जाना टीकाकरण की। आगे देखिए, टीकाकरण का सबसे अच्छा तरीकों में से एक है। टीकाकरण क्यों आवश्यक है? तो भैया देखो, जिससे कि आप खुद को और अपने बच्चों को और आने वाली पीढ़ियों को संक्रामक बीमारियों से बचा सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें, अगर आप टीकाकरण कराते हैं तो आप उन सभी बीमारियों को खत्म करने में मदद करते हैं जो अभी और भविष्य में फैल सकती हैं। पहले क्या होता था, पहले आपको पता ना, अरे वो कौन सा वो चूहे की वजह से फैल जाता था, कौन सा रोग था वो, दिमाग से निकल रहा है, ठीक है ना। तो ये रोग बहुत तेजी से फैलता था। जब वैक्सीनेशन हो गया तो अब वो रोग दूर दूर तक सुनाई नहीं पड़ता है। तो कई पीढ़ियों से आ रही समस्याओं को, आ रहे रोगों को आप वैक्सीनेशन करके समाप्त कर सकते हैं। अब वो रोग जो है वो आप तक ही सीमित रहेंगे। आपने टीका लगवा लिया है, अब ये आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए वैक्सीनेशन हमारे समाज के लिए आवश्यक होता है। आ गया समझ में? आगे बढ़ लेते हैं अगला प्रश्न। चलिए भैया देखो, टीकाकरण से 3 से 4 प्रश्न टीकाकरण से आए थे, बेसिक वाले प्रश्न थे, अपनी जो है टॉप 100 वाली पीडीएफ से ही आ गए थे। उसके बाद में हार्मोन्स के प्रश्न थे। अब चलिए अगला देखिए, निर्जलीकरण से बच्चों में क्या समस्याएं हो सकती हैं? निर्जलीकरण के बारे में बताया था ना, डिहाइड्रेशन, यानी अगर पानी की कमी हो जाए शरीर में तो हम उसको निर्जलीकरण कहते हैं। पानी की कमी क्यों हो जाती है? डायरिया हो जाए, दस्त हो जाए, तो इसी से रिलेटेड कोई प्रश्न आया था कि दस्त की वजह से मान लीजिए शरीर का निर्जलीकरण हो गया है तो बच्चों में क्या समस्या हो सकती है। तो देखो, बच्चों में निर्जलीकरण होने से उन्हें कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। अब यही 4 ऑप्शन में आपको बना के दे दिया होगा। क्या होगा? चिड़चिड़ापन होगा, ज़्यादा नींद आएगी, हाँ, पेशाब कम आएगी, क्योंकि पानी ही नहीं तो पेशाब कहाँ से आएगी, मुंह और होंठ सूख जाएंगे, ठीक है, कम खेलेगा, दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, चक्कर आएगा, धसी हुई आंखें, बहुत कम आंसू आना, ठीक है। ये निर्जलीकरण के जो लक्षण है हल्के से गंभीर तक हो सकते हैं। गंभीर निर्जलीकरण एक चिकित्सकीय आपात स्थिति होती है। ऐसे में तुरंत चिकित्सक सहायता चाहिए। ओआरएस का घोल तुरंत दीजिए, कहते नहीं ओआरएस का घोल दो भैया, क्योंकि अगर शरीर से पूरा पानी निकल गया तो फिर बड़ी समस्या आपके सामने आ सकती है, ठीक है भाई। तो ये कुछ प्रश्न हमको मिले थे। आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आगे जिनका भी एग्जाम हो, एग्जाम सेंटर से निकलने के 1 घंटे के अंदर अंदर आप अपने प्रश्नों को अपने नाम के साथ में भेज सकते हैं। जितने भी प्रश्न याद रहे, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर वही है आपका, ठीक है, 7052547003। सामान्य ज्ञान की बात कर लेते हैं भैया। सेकंड सब्जेक्ट पहला ही प्रश्न था, योजनाओं से प्रश्न आया है। और देखो, पीएमजेएसवाई योजना किससे संबंधित है? तो ये जो योजना है वो जननी सुरक्षा से संबंधित है, माताओं की सुरक्षा से संबंधित है। अब चलिए, ये कब लागू हुई, क्या क्या इसके फायदे हैं, आइए पूरी देख लेते हैं, क्योंकि यहां से आगे भी प्रश्न बन सकता है। देखिए, फुल फॉर्म देख लीजिए, फुल फॉर्म भी पूछे जाएंगे। प्रधानमंत्री जननी सुरक्षा योजना फुल फॉर्म हो जाएगा। इसकी शुरुआत जननी सुरक्षा कार्यक्रम जेएसएसके के रूप में 1 जून 2011 को हुई थी, यानी यह योजना 1 जून 2011 को शुरू की गई थी। यह योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत आती है। यह प्रश्न भी आगे बन सकता है। चलिए, कुछ जरूरी बातें देख लेते हैं। इस योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में प्रसव कराने वाली सभी गर्भवती महिलाओं को सिजेरियन सहित निःशुल्क इलाज मिलता है, ठीक है। यह योजना गर्भवती महिलाओं और बीमार शिशुओं को जेब से होने वाले खर्चे को खत्म करने पर जोर देती है, यानी कि जो भी पैसा वैसा होता है वो सरकार के द्वारा दिया जाता है। इस तरह का प्रश्न आज पूछा गया था। आगे बढ़िए भैया, किशोर न्याय अधिनियम, यहां से प्रश्न आया था। तो किशोर न्याय अधिनियम कैसे कैसे क्या क्या होता है, एक्ट के प्रश्न कौन कौन से आए हैं, ये भी अपनी एक्ट वाली जो हमने पीडीएफ कराई है, एक्ट वाली टॉप 100 पीडीएफ में से ही प्रश्न आ गए हैं, ठीक है। तो जिन लोगों को नोट्स लेना भैया, सब कुछ पर्याप्त मात्रा मिलेगा और वहीं से प्रश्न आएंगे, तो समस्या बिल्कुल भी नहीं है। जिन्होंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है वो भी नोट्स ले सकते हैं। जिन्होंने तैयारी कर रखी है, नंबर कम आने की समस्या है, डर लग रहा है अंदर से एकदम कह रहे हैं कि अंदर से एकदम से मन खराब सा हो रहा है कि भैया पेपर देने जाना, दिमाग खराब हो रहा है, तो वो भी नोट्स ले सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। चलिए भैया, किशोर न्याय अधिनियम 2 अक्टूबर 1987 को आया था। कौन कौन से किशोर न्याय अधिनियम है? 2 प्रकार के हैं, दोनों के बारे में आपको बता देते हैं। किशोर न्याय अधिनियम 1986 और किशोर न्याय अधिनियम 2000, ये 2 अलग अलग एक्ट हैं। अब दोनों के बारे में आपको बता देते हैं। देखो, किशोर न्याय अधिनियम 1986 को कब लागू किया? 2 अक्टूबर 1987 को लागू किया गया था। यह अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़ करके पूरे देश में लागू होता है, लेकिन अब इसको जम्मू कश्मीर में भी लागू कर दिया गया है, ठीक है। चलिए,
किशोर न्याय, और दूसरा है कौन सा, दूसरा है किशोर न्याय, जिसमें पुस्तक में लिखा रहेगा बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम सन 2000 में आया था। इसको 30 दिसंबर सन 2000 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी। यह अधिनियम संविधान की पुस्तकों में भी शामिल है। तो दोनों अधिनियम के बारे में बता दिया। अब आगे इनसे प्रश्न बन सकता है तो आप उसको सॉल्व करके आएंगे। डेली हम इसी तरह से एग्जाम एनालिसिस कराने वाले हैं, तो वीडियो को शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर देंगे। अगला प्रश्न है, खाद्य संरक्षण अधिनियम के अनुसार गर्भवती महिला को कितनी कैलोरी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है? जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको प्लस 390 कैलोरी एक्स्ट्रा चाहिए रहता है। ठीक है, बाकी इसकी अलग अलग स्थितियां होती हैं। कौन कौन सी स्थितियां होती हैं वो डिटेल में अपन कवर कर ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर देखो, तो दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान भ्रूण का विकास और मां में गर्भाशय से जुड़े परिवर्तन होते हैं, यानी रक्त की मात्रा में वृद्धि होती है, हृदय उत्पादन ऊर्जा की आवश्यकताओं में वृद्धि होती है। तो ऐसे में 390 किलो कैलोरी ऊर्जा की वृद्धि करनी चाहिए, इतनी एक्स्ट्रा ऊर्जा उनको देनी चाहिए। अलग अलग शरीर के अनुसार अलग अलग महिलाओं में बदलाव भी हो सकते हैं, यानी ऊर्जा की आवश्यकता में बदलाव हो सकता है। ICMR टॉप 100 की PDF में दिया गया है। अब देखो भैया, आप लोगों को जो लोग पहले से PDF ले चुके हैं सबको हमने वीडियो में बताया था कि आज आपको PDF इतने बजे से इतने बजे तक दी जा रही है, PDF ले लीजिए। 20 बार कहा था, तब आप लोगों ने लिया नहीं। अब बार बार मैसेज करके मांगते हो, कहते हो तुरंत दो, तो भैया तुरंत तो नहीं मिल पाएगी। ठीक है, आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा, रात में हमको जगना पड़ेगा भैया। 11 से लेकर के 1 बजे तक सबको PDF भेजेंगे। कौन को? जो लोग पैसे पे कर रहे हैं 199 रुपये, पहले उनको भेजेंगे, फिर आपका नंबर आएगा, देखेंगे भैया आपको कौन सी PDF चाहिए, फिर आपको भेज पाएंगे। तो क्षमा कीजिएगा, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा आपको। ठीक है भैया, चलिए कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर के 3 से 4 PDF हमने आपको दी है, जिसमें टॉप 100, टॉप 200 और MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और इंटरनेट, इनकी अलग से PDF आपको दे रखी है 199 वालों को। तो आज MS वर्ल्ड से 2 प्रश्न आया था, टोटल कंप्यूटर से 4 से 5 प्रश्न आए हैं, जो कि अपनी PDF से ही आए हैं, उसके बाहर प्रश्न नहीं गए हैं। चलिए मैथ की बात कर लेते हैं। मैथ की भी अलग से PDF दे रखी है, 2-2, 3-3 PDF है मैथ की, जिसमें जो थ्योरी वाले हैं उनको मैथ की सभी टॉपिक की ट्रिक वाली PDF अलग से दी है। ठीक है ना, वो ट्रिक वाली PDF भी आप लोग देख लेना। सारी PDF डाउनलोड कर लेना मेरे भाई, मुश्किल से 20 MB की होगी, अच्छे से डाउनलोड कर लेना, फिर बाद में मत मांगना। ठीक है ना, क्योंकि PDF दोबारा फिर भेजी नहीं जाएगी। चलिए भैया, एवरेज का एक प्रश्न आया था, सामान्य प्रश्न आ रहे हैं मैथ में, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। T20 में हमने तो 10-10 प्रश्न, 20-20 प्रश्न कराए हैं। ठीक है ना, तो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए, परसेंटेज का एक प्रश्न आया था, LCM SCF का एक प्रश्न साधारण ब्याज का बड़ा ही सिंपल आया था, और एक प्रश्न आपका एवरेज का आया था, जो कि हमने आपको बता रखा है। ठीक है, चलिए रीजनिंग की आज 5 से 6 प्रश्न आए हैं। इन प्रश्नों की संख्या आगे बढ़ेगी, क्योंकि आज महिला कार्यकर्ता का एग्जाम था। ठीक है, अब सुपरवाइजर का होगा तो प्रश्नों की संख्या बढ़ेगी, टेंशन नहीं लेना है, सब अपने PDF से आएगा। सीरीज के 2 प्रश्न आए थे, कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से कर लेना, 3 से 4 प्रश्न आगे आने की संभावना है। ABCD के नंबर अच्छे से याद कर लेना, वहीं से ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं। एक आपका रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन का सिंपल प्रश्न आया था। चलिए अगला है आपका CDP, बालक शिक्षा एवं देखभाल। चलिए यहाँ से देख लेते हैं किस तरह के प्रश्न आए हैं। तो पिछड़े बालक से 2 प्रश्न आए। पिछड़े बालक के बारे में आपको अच्छे से बता रखा है कि भैया पिछड़ा बालक कैसे होता है, किस तरह से कार्य करता है। जो हमने बाल विकास की PDF नंबर 2 दी है, उसमें पिछड़े बालक के बारे में पूरा डिटेल में समझा रखा है, कृपया आप लोग वहां पर देख लेना। चलिए, उसके बाद में पूछा गया था अपराधी बालक को कैसे सुधारा जा सकता है, यानी कि आपका जो किशोर न्याय वाला जो टॉपिक है, वहां से प्रश्न पूछा गया था। आइए डिटेल में देख लेते हैं। तो अपराधी बालक को सुधारने के लिए उसे सहायता और सही दिशा देने की आवश्यकता होती है। इसके लिए बाल न्यायालय, सुधार गृह और कार्यक्रमों का सहारा लिया जाता है। अब बाल न्यायालय देख लीजिए, एक एक टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है ना, देखो, तो बाल न्यायालय में अपराधी बालक को चेतावनी दी जाती है, फिर जुर्माना लगाया जाता है, भैया दोबारा ऐसा काम मत करना। उसे उसके माता पिता से बॉन्ड भरवा करके भी उसको सौंप दिया जाता है कि पहले माता पिता आएंगे, अगर कोई उसने अपराध किया है तो माता पिता बॉन्ड भरेंगे कुछ पैसे का, बाद में जाकर के तुम्हारा बॉन्ड निकालेंगे बेल्ट से। ठीक है ना, तो बॉन्ड भरते हैं, फिर उसको ले जाते हैं, या फिर उसे परिवीक्षा पर छोड़ दिया जाता है, भैया अब दोबारा काम मत करना। ठीक है, उसे किसी सुधार संस्था, मान्यता प्राप्त विद्यालय या फिर परिवीक्षा हॉस्टल में भी रखा जा सकता है सुधार के लिए। तो ये आपके अपराधी बालक से प्रश्न आए थे। चलिए, हाँ ये बहुत महत्वपूर्ण है, हो सकता है इन लोगों के लिए ज़्यादा आ रहे हों। शाला पूर्व शिक्षा से प्रश्न, जो आंगनवाड़ी कहते हैं ना, शाला पूर्व शिक्षा का अर्थ है आंगनवाड़ी। ठीक है, तो आंगनवाड़ी से जो है 4 से 5 प्रश्न आए थे आज, तो इसको आप पढ़ करके जाना। ये वाला टॉपिक ऑलरेडी करा रखा है, शाला पूर्व शिक्षा, अच्छे से पढ़ कर जाना। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, ये पूरा पढ़ा रखा है। इसकी संरचनात्मक बच्चे क्या होते हैं, क्रिएटिव बच्चे क्या होते हैं, अच्छे से आपको समझाया था। जो लोग पढ़े भैया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, नहीं इन लोगों को विश्वास ही नहीं होगा कि सर ने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, PDF में दिया कि नहीं दिया। ठीक है, ये सब कुछ करा रखा है, आप लोग तो हंसते रहिए।
रहिए, बस आपको तो क्वेश्चन करके आओगे, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। बालवाड़ी कार्यक्रम कब चालू किया था, बालवाड़ी के बारे में कितने अच्छे से आपको समझा रखा है। 1970 में बालवाड़ी कार्यक्रम शुरू किया गया था। देखिए, तो भारत में बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम 1970 में शुरू किया गया। यह कार्यक्रम ग्रामीण इलाकों में 3 से 6 माह, ध्यान रखना, ये पूछेगा कितने से कितने माह, 3 से 6 माह बच्चों को बालवाड़ी में पूरक आहार देने के लिए शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत चलाया जा रहा था। विभाग का नाम भी आप लोग ध्यान रखना। चलिए, संरचनात्मक बच्चे, क्रिएटिव बच्चे बोले थे ना, क्रिएटिव बच्चे, और आपको एक एग्जांपल भी दिया था। एक बच्चे ने जो है जेसीबी बना दी थी। अब वो बड़ी वाली जेसीबी नहीं, मतलब छोटी सी जेसीबी बना दी थी, तब आपको ये क्रिएटिव बच्चे वाला प्रश्न समझाया था। तो क्रिएटिव बच्चे से भी एक प्रश्न आया था। चलिए, प्रबंधकीय कौशल सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा था, ठीक है, लेकिन ठीक ठाक आया, अपने पीडीएफ से ही आया है। पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण, पंचवर्षीय योजनाओं की अलग से पीडीएफ दे रखी है, टॉप 100 पंचवर्षीय योजनाओं की, ठीक है, 199 में। उसमें क्या था, पूरी पंचवर्षीय योजना को डिटेल में कराया एकदम। पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित, कितना लक्ष्य, कितना प्राप्त हुआ, कौन कौन क्या 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 योजनाएं, सब कुछ, ऐसी पूरी की पूरी 12 पंचवर्षीय योजनाओं को हमने डिटेल में कराया है। तो वो आपको 199 के अंदर मिल जाएगी। चलिए भैया, देख लेते हैं भैया क्या कह रहा है। पंचवर्षीय योजना का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, सबको पता है, केंद्र सरकार करती थी, अब तो बंदी कर दिया, अब तो नीति आयोग आ गया है, ठीक है। तो योजना आयोग के द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया जाता था। पढ़ लेते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण केंद्र सरकार करती थी। ये योजनाएं देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए बनाई जाती थी। पंचवर्षीय योजनाओं से 3 से 4 प्रश्न आज बने हैं। देखो, पंचवर्षीय योजनाओं को विकसित करने, क्रियान्वित करने और उनका निरीक्षण करने के लिए योजना आयोग और नीति आयोग जैसी संस्थाओं की स्थापना की गई थी। योजना आयोग 1950 में बना था। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए नीति आयोग कब बना था, और आज नीति आयोग से भी प्रश्न आया था, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य क्या था, क्यों शुरू की गई थी पंचवर्षीय योजनाएं, अभी तो ऐसे पूछ रहे हैं। अब आगे क्या पूछेंगे, किस पंचवर्षीय योजना का क्या लक्ष्य था और कौन सी पंचवर्षीय योजना कब चालू की गई थी, ये प्रश्न आगे बनने वाले हैं। चलिए, पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य देश के लोगों के आर्थिक सामाजिक विकास को बढ़ावा देना है। इन योजनाओं के जरिए देश के संसाधनों का कुशल इस्तेमाल करके उत्पादन को बढ़ाया जाए और रोजगार के अवसर प्रदान किए जाए। ये पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। बाकी डिटेल में आपको हमने बता रखा है। प्रबंधन की परिभाषा पूछ ली थी भैया, मैनेजमेंट किसे कहते हैं, तो यहाँ पर तो थोड़ा सा क्रिटिकल लैंग्वेज है, अभी समझा देते हैं। प्रबंधन का मतलब है किसी संगठन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल करना और लोगों के कामों को व्यवस्थित करना प्रबंधन का एक सामाजिक जो है मुख्यतः होता है। अब देखो, समझो क्या कह रहा है। प्रबंधन क्या होता है, आप, प्रबंधन का अर्थ है योजना। मान लीजिए आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप एग्जाम का प्रबंधन करेंगे कि हमको 6 से 7 घंटे पढ़ना है, हमारे पास में ये संसाधन है, ये किताब रखी है, शुक्ला सर के 199 वाले नोट्स रखे हैं, अब हमको ये संसाधन है, अब इस संसाधन का इस्तेमाल कैसे करना है, 3 दिन रह गए हैं, तो हम इसको कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, इसके लिए हमको 6-6 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 7-7 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तो हम पढ़ेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं। तो आपने क्या किया, आपने जो संसाधन था आपका उसका इस्तेमाल किया, सही तरीके से इस्तेमाल किया और अपना एग्जाम क्वालिफाई कर गए। तो यही प्रबंधन की परिभाषा है कि आपके पास जो भी संसाधन है उसका अच्छे से इस्तेमाल करना और किस तरह से किसका लक्ष्य पूरा करना है, यही जो है प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य होता है। चलिए भैया, औपचारिक संगठन बताया था ना आपको, औपचारिक संगठन, तो संगठन ये कितने कितने नहीं है, पूछा गया था औपचारिक संगठन किसे कहते हैं। भैया, औपचारिक संगठन और अनौपचारिक में अंतर आपको बताया था ना। औपचारिक संगठन क्या होता है, जो आपकी फॉर्मेलिटीज़ जहाँ पर होती हैं, यानी बहुत सारे नियम रहेंगे, कायदे कानून रहेंगे, तो ये आपके औपचारिक संगठन रहेंगे। यहाँ पर आपको नियम कायदे कानून में ही रहना पड़ेगा। जैसे आपका ऑफिस हो गया, जैसे आपका स्कूल हो गया, यहाँ पर क्या होता है, इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है, ऐसे बात करना, ऐसे बात नहीं करना है, ये सारी चीज़ें नियम कायदे कानून होते हैं। तो ये आपके औपचारिक संगठन के उदाहरण हो जाएंगे। वहीं अनौपचारिक संगठन की बात करें, इनफॉर्मल। इनफॉर्मल क्या होता है, आपके दोस्त हैं, आपका परिवार है, अब दोस्त आपके जा रहे हैं, 2 दोस्त जा रहे हैं, कुछ भी कह देते, अबे इधर आ, अबे उधर मत जा, अबे तू कौन है बे, तो कैसे भी आप बात कर सकते हैं अपने दोस्तों से। नियम कायदे कानून की आवश्यकता जहां पर ना हो वो आपका अनौपचारिक होता है। जैसे हमारा परिवार हो गया, हमारे दोस्तों का समूह हो गया, रोज की जो बैठकें होती रहती हैं, आपस में जो बात करते रहते हैं, ये हो गया, ठीक है। अंतर दोनों में समझ में आ गया। दोनों एग्जाम्पल आपसे पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना। कई बार आपको करा रखा था, देखिए आज आपके एग्जाम में आ गया है। चलिए भैया, पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम रूप से अनुमोदन कौन करता है, कई बार आपको बताया था राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदन किया जाता है पंचवर्षीय योजनाओं का, ठीक है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसे हम एनडीसी कहते हैं, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के लिए अंतिम अनुमोदन प्राप्त करता थी। भैया आगे बढ़िए, नेतृत्वकर्ता के गुण, ये तो हमने अच्छे से समझाया था भाई साहब, इसको नहीं बता सकते गलत, ठीक है। नेतृत्वकर्ता गुण हमने क्या कहा था, जहां पर भी नेतृत्वकर्ता शब्द है, यानी कि नेता के गुण पूछ रहा है, अपने आप को तुरंत नेता मान लो कि हाँ हम ही नेता हैं। अब आपके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए भैया, ईमानदारी होना चाहिए, वाकपटुता होनी चाहिए, ये सारे गुण आपके अंदर होने चाहिए। सहनशीलता होनी चाहिए, बात करने की अच्छी क्षमता होनी चाहिए, लोगों को सम्मोहित करने की क्षमता होनी चाहिए, बताया था ना आपको। तो वही सारे 4 ऑप्शन दिए गए थे और एक ऑप्शन उनमें से अलग दिया था, बेईमान होना चाहिए, ऐसा कुछ ऑप्शन दिया गया होगा, तो यही आपका अलग हो जाएगा। बाकी नेतृत्वकर्ता के गुण से भी प्रश्न आए थे, आपको अच्छे से समझा रखा था, ठीक है।
तो ये कुछ प्रश्न हमको मिले हैं। आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप नंबर 7052547003 पर जरूर भेजिएगा। बाकी नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है हमने, वो व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। और ये हमारा फेसबुक पेज है, छोटे छोटे आर्टिकल्स वगैरह हम यहाँ पर डालते रहते हैं, जो डेली आपके एग्जाम में आ रहे हैं उससे रिलेटेड कोई ना कोई आर्टिकल हम डालते रहते हैं। जैसे पंचवर्षीय योजना यहाँ पर डाल रखी है, सक्सेस जंक्शन के नाम से है, सिल्वर प्ले बटन हमारा लगा हुआ है और 1.3 के सब्सक्राइबर होंगे, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, नहीं तो लिंक भी दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, और वैसे आप सर्च कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सेस जंक्शन लाइव, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, 24 से 48 घंटे के बाद में ये PDF वहाँ पर डाल दी जाएगी, जिससे कि आगे की आपकी तैयारी हो सके। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लेना। अब बताइए हमारे जितने स्टूडेंट हैं भैया, जो लोग हमसे लगातार पढ़ रहे हैं, PDF ले रखी है, कैसा लगा बताओ, अपने शब्द कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वही प्रश्न आए ना जो हमने बताए थे, यही प्रश्न आएंगे, परेशान मत होइए, टेंशन फ्री रहिए, आ रहे हैं ना ये वही प्रश्न। तो मैं अभी भी कह रहा हूँ भैया, जिनने नहीं लिया 199 वाली PDF लीजिए, बढ़िया से शांत मन से दिमाग से आराम से पढ़िए, निश्चिंत होकर के पढ़िए, आपका सिलेक्शन होकर के ही रहेगा, ठीक है। और बता रखा है PDF के लिए टेंशन नहीं लेना है, आप अपना स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करके शांति से बैठ जाइए, रात को 11 से 12 बजे के बीच में हम PDF डाल देंगे सबकी, ठीक है, निश्चिंत रहिए। और जो लोग रात में जो स्क्रीनशॉट भेजेंगे उनका सुबह 10 से 12 बजे के बीच में हम डाल देंगे, तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, ठीक है ना। PDF को लेकर के आप चिंता मत करें। चलिए, और बार बार कॉल भी मत करना भैया, है ना, आपके पास पहुंच जाएगी, काहे चिंता ले रहे हो भैया, भाग थोड़ी जाएंगे, इतना बड़ा चैनल लेके कहाँ जाएंगे भाग करके, ठीक है, 2 महीने से पढ़ा रहे हैं, भाग जाएंगे हैं? चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। इसको शेयर कर देना, और कल आपका नेक्स्ट जो आपका एग्जाम है, मतलब जो नेक्स्ट शिफ्ट है, उसका एग्जाम एनालिसिस कल लेकर के मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।